नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं चलते चलते में आज आपके सामने हम एक ऐसे व्यक्तित्व को लाए हैं जिनके बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, लेकिन लंबे समय बाद हिंदी न्यूज चैनल पर सुदर्शन पर आज हम आपको मिलवाएंगे हिंदुस्तान के पहले सुपर कंप्यूटर के जनक और नवनियुक्त कुलपति है नालंदा विश्वविद्यालय के। हमारे साथ है डॉक्टर विजय भटकर जी। विजय भटकर जी, आपका स्वागत है सुदर्शन के चलते के इस एपिसोड में। हम आपका अभिनंदन करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने आपको एक ऐसे विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया है जो कभी विश्व का मार्गदर्शन करता था। मैं आज आपसे 3 मुद्दों पे बात करना चाहूँगा। एक तो आईटी, दूसरा ये यूनिवर्सिटी की जो आपको जिम्मेवारी मिली ये, और जो आपका अध्यात्म के साथ लगाव है। हम शुरुआत करते हैं परम से, जो आपने परम कंप्यूटर बनाया था, सुपर कंप्यूटर बनाया था। हम जानना चाहेंगे कि क्या सिचुएशन थी, क्योंकि ये जो नई पीढ़ी है शायद उस स्थिति को नहीं जानती। देखिए कि 1985 में 1985 की बात है। इसमें भारत का एक सुपर कंप्यूटर हमारे हमको चाहिए, उसकी गरज थी, उसकी एक ज़रूरत थी। तो किस लिए ज़रूरत थी? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम मानते हैं कि सभी लोग ज़्यादा से आज भी इतनी प्रोग्रेस होने के बाद भी हम एक कृषि प्रधान संस्कृति मानी जाती है भारत, क्योंकि 70% लोग 70% लोग कृषि पे डिपेंड है। उसकी जो होती, तो कृषि का सबसे बड़ा विषय होता है वो है हवामान का अंदाज करना। पानी कब आएगा, लोग ऊपर देखते रहते हैं। और हमारे देश में तो बारिश के आधारित खेती, बारिश के आधारित खेती पूर्ण। तो हम चाहते थे कि अच्छा एक्यूरेट जो है कि उसका इसकी प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि इस वक्त आ सकेगी, 15 दिन के बाद आएगी, 1 महीने के बाद आएगी, ऐसी, और कितना पानी आएगा। तो उसके लिए इसके एक मॉडल बनाए जाते हैं। जो दुनिया में जो चलता है कि क्लाइमेट के मॉडल बनाए जाते हैं, और वो मॉडल्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो सुपर कंप्यूटर पे, जिसको महासंगणक मराठी में बोलते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर्स पे चले जाते हैं। लेकिन हमारे पास नहीं था, तो उसका हम हवामान का अंदाज नहीं कर पाते थे। तो उसके लिए हमें सुपर कंप्यूटर चाहिए था। तब केवल अमेरिका के पास था, केवल अमेरिका ही बनाती थी। और अमेरिका में एक उनको पता चल गया था, उसका ये फार साइडेड था कि सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रैटेजिक है इसी फील्ड में नहीं तो कई विज्ञान के और तंत्रज्ञान के क्षेत्र में, जब तक आपके पास सुपर कंप्यूटर नहीं है तब तक हम उसके बाद आगे नहीं बढ़ सकते। तो चाहते थे कि ये सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी किसी देश को हम नहीं देंगे, और को अमेरिका के जो डोमिनेंस है वो बना रहे। तो हमको नहीं दिया उन्होंने। तो हमने मांगा नहीं, भीख नहीं मांगा, ये नहीं माने कि हमको चाहिए ऐसा एक कुछ गिफ्ट दे दो, अगर ऐसा नहीं। हम चाहते थे कि वो इम्पोर्ट करें हम, और लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ये स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी हम किसी देश को नहीं देंगे। तो हमको नहीं दिया उन्होंने। तब जब राजीव गांधी गए थे वहाँ के, उस टाइम के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रेगन, एक जो हमारा वार्तालाप चल रहा था राजीव गांधी जी की पंतप्रधान भारत के नाते और वहाँ प्रेसिडेंट अमेरिका के, तो वो चाहते कि हम एक एकॉर्ड करना चाहते थे, हाई टेक्नोलॉजी का एकॉर्ड करना चाहते थे। तब वहाँ क्या बताया गया कि हम दे सकते हैं आपको, लेकिन वो पुराना वाला देंगे। एक बात ये थी, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका के परमिशन से ही होगा, और ऐसा ही होगा वगैरह। और कुछ ऐसे प्रकार के एक प्रकार की अवहेलना भारत की हुई एक प्रकार की। तो राजीव गांधी को बुरा लगा। वो जब आए तो उन्होंने आह्वान किया कि क्या भारत में हम सुपर कंप्यूटर नहीं बना सकते? हम इतनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, रिएक्टर बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं बना सकते? तो वो आह्वान उस एक पार्श्वभूमि थी उसकी। तो और आपने फिर कितने समय में बनाया? हाँ, वो चैलेंज ऐसा था कि राजीव गांधी जी ने मुझे 3 प्रश्न उस टाइम पूछे थे कि क्या हम सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं? तो मैंने बोला कि मैंने सुपर कंप्यूटर तो अमेरिका नहीं चाहता है कि हमको दिखाता भी नहीं है। उसका एक मैंने पिक्चर देखा है, कोई फोटो देखा है। हाँ, फोटो देखा है। वो भी असली हुआ कि नहीं पता नहीं। क्रे का एक फोटो देखा था जरूर। तो बोला मुझे देखा था नहीं है, लेकिन मेरा आत्मविश्वास कहता है कि जैसे हमने डॉक्टर भाभा ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए और विक्रम साराभाई ने स्पेस प्रोग्राम बनाया, तो वैसे उसी तरह से एक आत्मविश्वास से मैं बोल सकता हूँ कि हम सुपर कंप्यूटर बना पाएंगे। एक दूसरा प्रश्न उनका था कि कितना समय लगेगा? कि देखो, मैंने बोला कि देखो 3 साल लग गए, इन 1985 से 88 तक। उन्होंने हमको दिखाया तो नहीं सुपर कंप्यूटर, केवल बातचीत चल रही है। उसी वक्त में 3 साल के वक्त में हम बना पाएंगे ये पूरा मिशन। यहाँ तक नहीं कि पूरी एक इंस्टीट्यूशन भी बनाएंगे, एक संस्था भी बनाएंगे जो आगे सुपर कंप्यूटर बनाती रही। तो तीसरा प्रश्न उनका था कि इसमें कितनी रकम लगेगी, कितनी निधि लगेगी।
तो मुझे पता था कि उस टाइम सुपर कंप्यूटर की कीमत, एक सुपर कंप्यूटर की कीमत थी कभी 35 करोड़, 35 करोड़ इसी का क्या कीमत थी। तो एक सुपर कंप्यूटर की कीमत में हम पूरी टेक्नोलॉजी विकसित कर सकते हैं। तो उन्होंने एक स्मिथ हास्य किया ऐसा है और मिशन अप्रूव कर दिया। बिल्कुल, ये उनका भी विजन था। और आपने उसको बना के दिखाया और फिर हिंदुस्तान का लोहा दुनिया को मानना पड़ा। तो 88 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। सीडैक नाम की संस्था इसी पुणे में यहाँ ही अभी शुरू की गई। मुझे उस टाइम मैंने ये किया था पुणे यूनिवर्सिटी के कैंपस में। तो हमने वो जो सुपर कंप्यूटर 2 साल के अंदर ही एक उसका मॉडल बनाया था। वो हम यूरोप लेके गए, लेकिन हमारे लोग ही मानने को तैयार नहीं कि सुपर कंप्यूटर है। तो ये हमारी इतनी हम आत्मविश्वास खो बैठे थे कि हम बना सकते हैं। तो मुझे लगा जैसे कि स्वामी विवेकानंद उस टाइम भारत से बाहर गए, अमेरिका के, फिर अप्रूवल मिला। नहीं, वो संस्कृति कितनी, हमारी फिलोसफी, हमारा तत्वज्ञान, हमारी परंपरा कितनी महान है। वो अमेरिका से वहाँ से उन्होंने अमेरिका में बताया वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस तो जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, तब हम मानने लगे। कि हमारे ऐसे ना, यहाँ योग जब तक है उसको कोई नहीं मानता, वो वहां जाके योगा होके आता है फिर लोग उसको मानते हैं। खैर, तो अब इस दिशा में अगर हम आगे बढ़े तो आईटी के फील्ड में अब आगे क्या, जो भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया का प्लान चलाया है उसको आप कैसा देखते हैं? नहीं, मैं तो एक इसमें कहना चाहूंगा कि जब आईटी की शुरुआत हुई थी, मुझे जो राजीव गांधी जी ने उसका शुरू की थी, जो कंप्यूटर की जो पॉलिसी बनाई थी उस टाइम में 88 में पहली बार उन्होंने बनानी शुरू कर दी थी। आईटी का शब्द जो है, आईटी का जो वर्ड है आईटी, ये उस टाइम प्रचलित नहीं था। 1991 में तब लोगों को आईटी मतलब इनकम टैक्स पता था। तो हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है, लेकिन हमें कल्पना नहीं कर सकते हम उस टाइम से कि एक दिन ऐसा आएगा कि आईटी के क्षेत्र में इतनी भारत एक महाशक्ति बनेगा। तो वो हो गया। तो मुझे अटल जी की याद आती है कि 1998 में तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी कि कौन से क्षेत्र में भारत आगे बढ़ सकता है। तो हम सही कई वैज्ञानिक थे, कई इंडस्ट्रियलिस्ट, हम सब कई लोग थे उस मीटिंग में। तो एक क्षेत्र सामने आया, तो हमने बताया कि एक क्षेत्र है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अटल जी जो एक कवि भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये इंडिया टुमारो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इज आईटी। तो उन्होंने शुरू कर दिया, मंत्र दे दिया और उसकी शुरुआत हुई। उस टाइम भारत की हम जो एक्सपोर्ट था शुरू हुई थी एक्सपोर्ट, वो $5 बिलियन था। जो 5 बिलियन डॉलर्स इतना एक्सपोर्ट होने लगा था। कई हम आगे बढ़ रहे थे। तो उस टाइम में एक बोला कि क्या हम 10 गुना कर सकते हैं, 10 साल में 10 गुना से कुछ हो सकता है, ऐसी कोई जादू कर सकता है लोग। तो सभी लोगों ने बोला क्यों नहीं। तो आप एक पॉलिसी बनाई। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में सभी लोगों को लगा इस क्षेत्र में ऐसी प्रगति कर सकते हैं। ये दुनिया ने कभी नहीं की कि $5 बिलियन टू $50 बिलियन 88 to 98 में भारत कर पाएगा। एक ऐसा हम प्लान बनाया, एक पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनाया और देखते हम जब 2008 की बात है, उस टाइम वी एक्सीडेड $50 बिलियन। ऐसा कभी दुनिया में नहीं हुआ था। बिल्कुल। तो ये आप लोगों के मेहनत का नतीजा था। अब ये डिजिटल इंडिया को आप कैसे देखते हैं? नहीं, डिजिटल इंडिया की जो कि मुझे लगता है कि एक मंत्र देश को चाहिए। मुझे डिजिटल जो कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी जो डिजिटल मानी गई है, मीन्स जो उसकी क्योंकि हिंदुस्तान के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हर चीज को मोबाइल में ला रहे हैं, सबको डिजिटलाइज कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी कदम, ये रिवोल्यूशनरी कदम है जो कोई देश भी नहीं कर पाया है अभी तक। इतने विस्तृत रूप से डिजिटाइजेशन हुआ। तो शुरू तो हुआ था, लेकिन ये जो मंत्र उन्होंने दिया है कि हम सब डिजिटाइज करना है, डिजिटल इंडिया हम करेंगे और उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये एक क्षेत्र है, इसमें भारत हम विश्व का एक लीडरशिप नेतृत्व भी कर सकता है। बिल्कुल, और हम कर रहे हैं। और मोबाइल में सब कुछ लाने की कोशिश, क्योंकि ये मोबाइल की बात करूंगा कि ये जो मोबाइल जो मेरे पॉकेट में, आपके पॉकेट में, इसकी क्षमता आज जो हमने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था उससे ज्यादा है। और आने वाले दिनों में ये सब कुछ इतने गति से बन रहा है, तो इसलिए उसका होना ही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मोबाइल का इस्तेमाल जो भारत में देखा हूँ, कभी कभी अमेरिकन यूनिवर्सिटी जाते रहते हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स भी मोबाइल जिस तरह इस्तेमाल नहीं करना पाते, पूरी जो फंक्शंस होती है। लेकिन मेरा गाँव एक छोटा सा 300 लोक संख्या का गाँव है, वहाँ लड़कियाँ जिस तरह से स्मार्टफोन यूज करती है, उस तरह से एक एवरेज निकाला गया है। दुनिया में कोई भी
मुश्किल ऐप जिसमें 50 से ज्यादा फंक्शन हो, अगर स्मार्टफोन में डालता है तो उसे समझने के लिए दुनिया में एवरेज लोगों को 3 दिन का टाइम लगता है, भारत में 3 घंटे का लगता है। मतलब ये और वो भी पढ़ा लिखा हो ना हो वो जरूर नहीं, वो बगैर पढ़े उसको तो ये एक बड़ी कीमत है। ये हमारी पृथ्वी। अब इसको अगर हम कैशलेस से जोड़े प्रधानमंत्री के, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई लोगों को संदेह है कि ये कैशलेस सक्सेस होगा नहीं होगा। देखिए कि हमारा एक बात है कि एक श्रेष्ठ संस्कृति जो मानी जाती रही कितने साल से, कई सदियों तक हम ऐसे रहे। लेकिन एक हमारे आज हम देखते हैं एक भ्रष्ट एक राष्ट्र माना जाता है सबसे ज्यादा, जो चलते रहा बाद में कभी कई दशक हो गए, तो उस पर एक बड़ा कदम करने की जरूरत थी। क्या कर सकते हैं उसके लिए? एकदम इतनी लोक संख्या, इतना विस्तृत देश, क्या कर सकते हैं? कुछ तो कुछ क्रांतिकारी करना ही था। क्रांतिकारी एक स्टेप लेने की जरूरत थी। और ये स्टेप जो और मोदी जी ने, हमारे पंतप्रधान ने ये स्टेप ली। ये मानते हैं कि देखिए कि ये डिमोनेटाइजेशन हो गया है, कई लोगों को लगा कि क्या हो रहा है इतनी, लेकिन ये स्टेप अनिवार्य थी। जब तक ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया जाए तब तक हम दूसरे से चलिए, मतलब एक आईटी एक्सपर्ट के नाते भी आप ये मानते हैं कि ये सही कदम था और ये पॉसिबल है? ये आईटी के नाते ही सही कदम मैंने वही कर सकता था, और कोई नहीं कर सकता, और कोई नहीं कर सकता था। बिल्कुल। अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि अगर जो ट्रम्प ने नई पॉलिसी लाई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी भी आईटी का जो सांस है, खून है या फीड है, वो पश्चिम से चलती है ऐसा हम मानते हैं, तो वहां पर जो वीजा नीति ट्रम्प ने बदली है, तो क्या उसका परिणाम भारत के आईटी क्षेत्र पे हो सकता है? नहीं, एक नीति उन्होंने की है, उसका अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो हो गया है अभी तक होना, तो उसमें और कुछ सोचना होगा, कंपनी के फीडबैक मिलेंगे कि पॉलिसी का क्या उपयोग हुआ। ये ऐसी उन्होंने नीति की तो उसके इल इफेक्ट्स अमेरिका को ही भुगतने पड़ेंगे। और मुझे तो उल्टा लगता है कि उसका फायदा हिंदुस्तान को होगा। हो सकता है, नहीं, जो मानना है कि हाँ थोड़ा सा एक प्रकार की फाइनेंशियल कुछ दिन तो उसका चल सकता है, हो सकता है। उसके वजह से क्या होगा कि हमारी जो कंपनी अभी तक सिर्फ प्रदेश पे डिपेंड थी, और खुद हमारा डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा नहीं हुआ था, वो ऐसा किया तो हमारी डोमेस्टिक मार्केट बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा हम बढ़ाएंगे। हाँ, ये संभावना की बहुत संभावना है, बिल्कुल। और एक बात लोग ये पूछते हैं कि ये सारा डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो सिक्योरिटी का क्या है? क्योंकि फिर चोरी भी तो ई चोरी होगी ना। बिल्कुल नहीं, सिक्योरिटी सभी बातें कह रही कि जब से कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ तो ये साइबर सिक्योरिटी की बात आई। साइबर सिक्योरिटी क्योंकि वो एकदम छुपी हुई बात है कि पता नहीं चलता है कि कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, कौन से देश से हो रहा है, और उसके सॉल्यूशन भी निकल रहे। उसी वजह से क्या हो गया कि सिक्योरिटी वजह से इससे एक बड़ी सिक्योरिटी इंडस्ट्री भी तैयार हुई है। हाँ। इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए तो एक बात रहेगा ही, एक क्वेश्चन रहेगा। मतलब आप आश्वस्त है कि ठीक होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉल्यूशन हम निकालते रहेंगे और टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी। हम गणित के क्षेत्र में सिक्योरिटी की जो टेक्नोलॉजी है वो गणित है, मैथमेटिक्स है, पूरा मैथमेटिक्स है। जो कोडिंग होता है उसका जो एनक्रिप्शन जो होता है वो सब मैथमेटिक्स है। तो उस क्षेत्र में हम ये करेंगे तो कुछ आविष्कार करके। बिल्कुल। अब नई बात, आपका दूसरा वाला मुद्दा कि प्रधानमंत्री ने आपको एक ऐसे विश्वविद्यालय का जिम्मा दिया है जिस विश्वविद्यालय में एडमिशन पाने के लिए दुनिया के महाराजा के सुपुत्र युवराज रोते थे। अगर एडमिशन नहीं मिलता था तो उनके आंखों के पानी से वहां पर कीचड़ जमा हो जाता था, ऐसा लिखा गया है वर्णन। ऐसे नालंदा विश्वविद्यालय के आप अभी कुलपति बने हैं, प्रधानमंत्री ने इतना विश्वास व्यक्त किया है, कैसा देखते आप उसको? कभी वहां 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। नहीं तो ये तो मैं जब भी भारत की बात करता था, भारत के इतिहास की, भारतीय संस्कृति की बात करता था, और आज जो हमारे पंतप्रधान मोदी जी बात करते रहते कि भारत विश्व गुरु होना चाहिए, विश्व गुरु से डॉक्टर अब्दुल कलाम भी 2020 की बात करते थे इसमें। तो एक बार एक प्रश्न उठा था कि मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के साथ था, यही था पुणे में, तो मैंने उनको क्वेश्चन पूछा था कि क्या अभी भारत एक महाशक्ति नहीं है? देखिए आज हम देखते हैं कि आप बोल रहे कि भारत 2020 में एडवांस कोई कंट्री होनी चाहिए, डेवलप कंट्री होनी चाहिए। तो देखो मतलब कि आर्थिक संस्कृति में हमारी प्रगति देखी जाए, अर्थ क्रांति की देखी जाए, आर्थिक आज भारत दुनिया में तीसरे क्रमांक पे परचेसिंग पावर पैरिटी की दृष्टि से। अभी तो चीन हो गया, पहले उसने अमेरिका था, अमेरिका, चीन और भारत तीसरी। तो एक तीसरा क्रमांक का देश क्या कौन से स्टेज पे देखिए आज भी है। ये तो मैं मानता हूँ इसमें।
तो बाद में बात ही की एक उसका एक टेस्ट है, उसकी एक परीक्षा है कि जिस मुझे हम ऐसा एक समय आएगा जिस दिन अमेरिका के विद्यार्थी, इंग्लैंड के विद्यार्थी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज के, MIT, स्टैनफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भारत में आएंगे पढ़ने के लिए। जैसे कि एक काल था जब तक्षशिला में और नालंदा में 5वीं सदी, उसके पहले ईस्वी सन 5वीं सदी शताब्दी पहले इसमें एक तक्षशिला दुनिया का सबसे बड़ा था और बाद में नालंदा की जब आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपने जो बात किया कि सब हमारे राजकुमार, उस टाइम के राजकुमार, उस समय भिक्षु, विभिन्न देशों के ज्ञान पिपासु, विभिन्न देशों के, उस टाइम जो देश था उसमें सब दुनिया थी, उसके सब लोग वहाँ आते थे, भारत में आते थे, तब भारत विश्व गुरु था। आज नए नाम जो भी तरीके हैं, मापदंड है, उसके आधार से पहले 100 यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हालांकि वो मापदंडों को मैं मानता नहीं, लेकिन फिर भी जो भी मापदंड है उसमें देखा जाए तो पहले 100 में एक भी नहीं है। तो क्या हम ये माने कि अब आप उसके प्रमुख बन गए तो पहले कम से कम 100 में आ जाएं? अभी जो मापदंड है जो माने जा रहे पहले 500 यूनिवर्सिटीज में भारत आना चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटीज में अभी आने लगे, कुछ मापदंडों से अभी आने लगे, हमारे कुछ क्षेत्र में आने लगे अभी इसमें। तो एक बड़ा चैलेंज उसमें टाइम है कि जो यूनिवर्सिटीज के देखिए कि उनकी जो बजट्स है, जो हम मानते हैं कि समझ लो कि एजुकेशन पर जो खर्चा होता है, उनका बजट आज करीब $5 बिलियन एक साल का है। $5 बिलियन तक हमारा बजट है। आज हम $500 मिलियन भी नहीं दे सकते हमारी यूनिवर्सिटीज को, क्योंकि वहां पर रिसर्च बेस्ड काम होता है और हमारे यहाँ पर बस जो भी शिक्षा का जो भी पुस्तक है उसको एग्जीक्यूट करने तक हम लगे रहते हैं, कॉपी करने में ज्यादा जोर देते हैं, नया संशोधन नहीं हो रहा है, जो हिंदुस्तान की पहचान थी वो नहीं हो रहा है। हाँ, ये बात मानता हूँ मैं कि जो रिसर्च होनी चाहिए, जो और रिसर्च के लिए जो बजट लगते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, उतना अच्छा अभी तक हमारे में नहीं। लेकिन देखिए एक भी बात देखिए, इतने छोटे से हमारी आज जो पूरा R&D बजट है, R&D पूरा देश का जो बजट है उसके तुलना की जाए तो सिर्फ है ना उसकी एक कंपनी का बजट और देश का पूरा बजट एक ही है इसमें। बिल्कुल। और उस बजट में हम स्पेस प्रोग्राम, मंगलयान चलाते, चंद्रयान चलाया, एक एटॉमिक रिएक्टर्स तैयार कर रहे, ये बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में। प्रधानमंत्री कहते ना मंगल पे जाने के लिए हमको स्कूटर से भी कम खर्चा आया। तो ये भी हुआ है, वो भी मानना ये तो है, लेकिन फिर भी जो गति है और जो आवश्यकता है इसमें बड़ा गैप है ना, उसको जल्दी पूरा करना पड़ेगा। हाँ, तो उसमें गति देने की जरूरत है पूरे। और दूसरा जो बात है उसके लिए हमारा जो मूलभूत जो हमारी शिक्षा जो है, कॉलेज की शिक्षा है और ये जो हमारी पाठ्यक्रम है जो वो परीक्षार्थी हो गया, एग्जामिनेशन बेस्ड एजुकेशन हमारी एक मशीन बन गई है, बन गई। उसको हमारे क्रिएटिव एजुकेशन बनाना, उसमें नवीन अभी जो राष्ट्रीय आविष्कार, ये तो ब्रिटिशों ने हमको गुलाम बनाने के लिए बनाया था, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो उसको क्रिएटिव एजुकेशन, उसके लिए हम उसमें काम कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय आविष्कार अभियान चलाया जा रहा है, तो उसमें हम कुछ प्रोग्रेस करेंगे, देखते हैं कि। और हमारी जो मुझे क्रिएटिव एनर्जी, अमेरिका में रिसर्च कौन कर रहे हैं? भारतीय कर रहे हैं ना। हाँ, 3 में से 1 डॉक्टर भारतीय है, 3 में से 2 भारतीय है। हाँ, सब भारतीय है। नासा में से सारे भारतीय चले आएंगे तो यूनिवर्सिटीज के जो डीन्स है, प्रेसिडेंट्स है। क्या है, दुर्भाग्य से हिंदुस्तान का मीडिया और लोग केवल भारतीय उन लोगों का प्रचार करते हैं जो कंपनी के CEO बने हुए, उनको ये पता नहीं कि CEO कम है और हमारे रिसर्चर ज्यादा है। मैं तो मानता हूँ कि सपोज भारत के और बाकी देश के, चीन के शायद इसमें, तो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ न जाए तो यूनिवर्सिटी चल ही नहीं सकती, वो कंपनियाँ चल ही नहीं सकती। ये भी है, तो वो प्रतिभा भारत में हमको बनानी है। बिल्कुल, तो ये आपकी प्राथमिकता वहाँ रही। मेरे दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि आपका जो आध्यात्मिक पहलू है जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा जो कंप्यूटर का सेक्शन है सुदर्शन का सर्वर का, उसका सेक्शन का नाम ऑलरेडी 3 साल पहले से हमने आपके नाम पर डॉक्टर विजय भटकर, आना पड़ेगा। हाँ, तो आना पड़ेगा सुदर्शन के मीडिया मंदिर में, तो आपको आना पड़ेगा। तो मेरा ये आपका जो आध्यात्मिक वाला वर्जन है, ये आधुनिक हिंदुस्तान को मैं इसलिए समझाना चाहता हूं कि आज मॉडर्नाइजेशन की कंसेप्ट ये हो गई है कि भगवान को और कल्चर को ना मानना। तो एक वैज्ञानिक के तौर पर भगवान है, मेरी तो पूरी श्रद्धा है, आपकी भी है, लेकिन जिनकी नहीं है, जो मॉडर्नाइजेशन का मतलब नास्तिक होना मानते हैं, उनको आप कैसे समझाएंगे? ये सब जो ये मुझे लगता है कि जो भ्रम है वो इस वजह से कि हमें विज्ञान क्या है
अध्यात्म क्या है और अज्ञान क्या है इसकी व्याख्या ही समझी नहीं है। हमारे हम भगवद गीता में हम जब जाते हैं 7वें अध्याय में, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मैं आपको समझाऊंगा कि ज्ञान क्या है, यानी अध्यात्म ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म यानी ये प्रश्न कौन पूछ रहा है, मैं कौन हूँ। देखिए कि सब हमको कि जानना चाहते हैं कि ये क्या है वो क्या है, लेकिन मैं कौन हूँ इसका ज्ञान है, उसको अध्यात्म, अधि आत्मा, आत्मा के बारे में जो ज्ञान है उसको अध्यात्म कहा जाए। तो ये जब तक हम ये ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, ये प्रश्न पूछने वाला कौन है, तब तक हमारा तो ज्ञान, पूरा ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो विज्ञान और अध्यात्म दोनों जब तक ज्ञान एक साथ न हो जाए तब तक पूरा ज्ञान हो ही नहीं सकता। एंड एज यू नो, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। आज जो दुनिया में परिस्थिति तैयार हुई है बिकॉज ऑफ दिस हाफ नॉलेज। लेकिन आज की जो पीढ़ी है जो शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजिंग के कारण शॉर्ट टेम्पर्ड हुई है, शॉर्ट एजुकेशन तो है ही, सब कुछ शॉर्ट 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 इतना हो गया है कि वो भगवान भी उनको मंजूर नहीं है। वो कहते हैं कि यहाँ बटन दबाओ तो वहाँ लाइट लगता है, या एसएमएस सेंड करो वहाँ पहुँचता है, तो ऐसा दिखाओ भगवान कैसे होता है। हाँ, भगवान की व्याख्या सबसे इम्पोर्टेंट, कि भगवान की व्याख्या क्या है वो हमको समझना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड इसमें। तो जिन्होंने, मैं क्या देखूँ कि आप वहाँ विज्ञान का अभ्यास करते हैं और वो सखोर अभ्यास डेप्थ पे जाते हैं, जो साइंटिस्ट डेप्थ पे गए, वो ये नहीं है, वो मानते कि जो शक्ति है, ये जो भगवान, जो चरो चर में जो कॉन्शियसनेस भरी हुई चैतन्य भरा है वो ईश्वर है, वो तो मानते। जिनका अभ्यास पूरा नहीं हुआ है, उनका जो अज्ञान है अधूरा है, उसके वजह से ये प्रश्न उठता है। तो विज्ञान का जब हम पूरा अभ्यास करने लगे तो ये मैं मानते आने वाली पीढ़ी आस्तिक ही रहेगी। भारत आस्तिक देश है, और मतलब जो पूरे विज्ञान की तरफ जब पहुंचेंगे तो अध्यात्म की तरफ जाएंगे। विज्ञान ही ईश्वर के अस्तित्व प्रूव करेगा। हाँ, विज्ञान का अभ्यास ही ईश्वर का अस्तित्व प्रूव करेगा। तो ये सब कुछ करने के लिए, मतलब वैसे तो आप जो सही कह रहे हैं कि जो सारे बड़े वैज्ञानिक देखिए, वो अंततः उन्होंने, या बड़े फिलोसोफर देखिए या बड़े साहित्यिक देखिए, बल्कि जो शुरू में नास्तिक थे उन सब बाद में जाके आस्तिक हो गए और ईश्वर को मानने लगे। मैं इसलिए भी आग्रह कर रहा हूं इस चीज का, क्योंकि ये जो कल्चरल टेररिज्म हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, फिल्मों के द्वारा, टीवी सीरियल्स के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, टीवी चैनल न्यूज के द्वारा, इसके द्वारा हिंदुस्तान के नए पीढ़ी को मानसिक तौर पर गुलाम बनाया जा रहा है। तो आप जैसा व्यक्ति जो इस विषय पर भरोसा करता है और एक वैज्ञानिक है, कोई भगवे कपड़े वाला बाबा बोलेगा तो ये कहेंगे नहीं भोंदू है, लेकिन अगर आपके जैसा वैज्ञानिक इस बात को एंडोर्स करता है तो मुझे लगता है ज्यादा अपील होगा। वो कैसे होगा, क्या कल्चर क्यों जरूरी है? नहीं, किसी, मेरा लगता है कि आप कंपनी की बात करेंगे और हमारी बात करें, किसी की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है उसके लिए, उसकी कल्चर। उसी कोई वर्क कल्चर कहता है, कोई वर्क कल्चर करता है, कोई इसमें कहते हैं, तो ये उसकी समृद्धि क्या है, उसकी कल्चरल वेल्थ की बात है। सबसे ज्यादा भारत के हमारे जो पूर्वजों की देन है वो हमारी कल्चर है। ये आस्तिक जो संस्कृति मानते हैं हम, ईश्वर का जो हम अस्तित्व मानते हैं हम इसमें, तो वो जो कल्चर हमारे पास आए वो हमको समझना होगा। इतना डेप्थ है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये बात मैंने कई बार छेड़ी है कि दुनिया में 10,000 साल का जो इतिहास हमको जब तक अभी मालूम है, अर्ल टॉयनबी, जो अर्नोल्ड टॉयनबी थे, जो तोर इतिहासकार, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था इंग्लैंड में, जो तोर इतिहासकार एक श्रेष्ठ इतिहासकार माने जाते हैं, कि दुनिया में बड़ी संस्कृति है, कई सिविलाइजेशन आई, और तो उसमें एक सुमेरियन, मेसोपोटामियन, बेबोलियंस, इजिप्शियंस, मायन, रोमन, ग्रीक रोमन, सब आई और चली गई। कोई 2000 साल से ज्यादा जिया ही नहीं। भारतीय संस्कृति एकमात्र संस्कृति आज भी वो जीवित है। उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है योग, हमारे कुंभ, हमारी नदियां, हमारे आज भी जिंदा है, जो सब लोग रहते हैं, उसके आचरण करते। एकमात्र क्यों टिकी है, उसका मुख्य कारण है वो ज्ञानाधिष्ठित है, उसका ज्ञान पे आधारित है, बिल्कुल, और शाश्वत ज्ञान के आधारित है, केवल परंपरा के आधार पे नहीं, परंपरा के आधार नहीं, वो पूर्ण प्रमाणबद्ध है। तो मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ विज्ञान को मैं आह्वान करना चाहता हूँ, वैज्ञानिक जो कि उन्होंने भारतीय संस्कृति, हम क्यों मानते हैं ईश्वर, उसका प्रमाण, उसके प्रमाण क्या है, तो ये 6 प्रमाण माने गए हमारे संस्कृति में, 6 प्रमाण, उस पर सबसे ज्यादा अभ्यास हुआ है कि ज्ञान क्या है, उसके सबसे ज्यादा अभ्यास हुआ है। ये नहीं कि परंपरा चल रही है, उसका अंधविश्वास से ये चल रही है, ये ज्ञानाधिष्ठित संस्कृति है। मूलतः विचार किया गया तो दुनिया में जहाँ अभी तक ऐसा विचार किया ही नहीं गया अब तक, करके टिके, करके शाश्वत है।
बिल्कुल है। लेकिन इस शाश्वतता को, जैसे अभी मोदी जी ने योगा आगे बढ़ाया, अब ये कहा जा रहा है कि आयुर्वेद बढ़ाएंगे, तो इसके साथ अध्यात्म भी जाना चाहिए। हाँ, जरूर जाना चाहिए। योग वो आध्यात्मिक योग इज, मुझे क्या लगता है, योग जो है ये तो उसकी टेक्निक है, अध्यात्म का टेक्निक है। बिल्कुल। अध्यात्म क्या है ये समझना है आपको, जिसके कुछ डाउट है उसने योग के मार्ग से रास्ता है, ये रास्ता है, ये टेक्नोलॉजी है। योगा इज द टेक्नोलॉजी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो ये लोगों को अभी समझने लगेगा, समझने लगा है। और इसमें आपका विश्वविद्यालय और आपकी जो वैज्ञानिकों की जमात है, ये भी काम आएगी। बिल्कुल। जो पिछला मेरा सवाल था कि हिंदुस्तान की पीढ़ी को, आज की युवा को हिंदुस्तान का मीडिया जो भ्रमित करा है, उसको कैसे रोकेंगे? ज्ञान से ही रोकेंगे हम हमको। लेकिन वो तो अज्ञान फैला रहे हैं। हाँ, तो आप तो थोड़ी देर बोलेंगे, वो तो 24 घंटे बोलते हैं। बोलते रहिए, क्योंकि लेकिन उसका जो है ना, उसका जो एक मान कि मूल था हमारा ज्ञान जो है, उसका उसे रूट से तो कुछ भी हम झूठ बोलते रहेंगे और ज्यादा झूठ बोलेंगे और दुनिया में, उसकी वजह से सत्य का प्रकाशन कभी नहीं होगा। वो टिकेगा, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। हमारा ज्ञान है वो स्वयं प्रकाशित, लेकिन उसकी मेहनत करनी होगी, हमको समझना होगा सत्य का कैसा किया जाए। लेकिन ये समझाना जिनका काम है, उन साधु संतों को ही तो बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि तो वैज्ञानिक ही थे। बिल्कुल थे, बिल्कुल सच है। हाँ। देखो पहली सर्जरी कहा किसने की? हाँ। सुश्रुत ने की। जो शुरुआत होती, कई ऐसे उदाहरण है इसमें। लेकिन जब ये भारत के प्रधानमंत्री ने और भारत के विज्ञान मिनिस्टर ने नेशनल कांग्रेस में बोला, वर्ल्ड कांग्रेस में बोला, तो मजाक करने लगे, भारत के टीवी चैनल ही कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है। नहीं, उसको क्या हो गया था, उन्होंने जो बोला उसका पूरा ये किया गया, डिस्टॉर्ट किया गया। हाँ। जो उस टाइम तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। और हमारी मीडिया पता नहीं कुछ ऐसी इन्फ्लुएंस हो गई है कई सालों से। हाँ, ये विदेशी पैसा इसका परिणाम है। जरूर ये पेट्रो डॉलर है, चर्च का आने वाला पैसा है, स्टोर किया जाता है समझे। तो वो भी हमको लोगों को अवगत करना चाहिए कि देखो ये मीडिया जो है बड़ा पावरफुल टूल है, तो उसको कैसे डिस्टोर्ट किया जाता है, उसके लिए एक व्यवस्था भी है। तो लोग आप जैसे आप तो कर ही रहे, हम तो कर रहे, हम तो ठोक के कर रहे हम तो बिल्कुल उसमें पीछे नहीं रहते। हाँ, क्योंकि यही हिंदुस्तान को बचाने का समय है। मैं मानता हूं कि अब तक हम आर्थिक दृष्टिकोण से लूटे, उस कमी को हम भर सके। हमारे यहाँ पर बाकी राजनीतिक दृष्टिकोण से हम गुलाम रहे, हम उस कमी को मतलब कर सके, पूरा कर सके। लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अगर हम बर्बाद हो जाएंगे तो हमको कोई नहीं बचा पाएगा। तो करके ही मतलब कि इसका अभ्यास मूलतः होना चाहिए कि संस्कृति यानी क्या। हमारे शालेय जो अभ्यासक्रम है, जो हमारे विश्वविद्यालय का अभ्यासक्रम है, हर क्षेत्र में विज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में ही संस्कृति यानी क्या और उसको फिर हम कैसे बचा पाएंगे और उसे आगे कैसे लेके जाएंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा भारत के सामने आता है। आपने समय निकाला, हम आपके आभारी हैं। हम आशा करते हैं कि आपके इस देश के तमाम ऋषि मुनियों के, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के और भारत के प्रधानमंत्री के सपने भी आप जैसी यूनिवर्सिटी से पूरे होंगे। धन्यवाद। तो आज आपके सामने हमने एक ऐसे वैज्ञानिक को प्रस्तुत किया जो आध्यात्म के आधार पर विश्व के सामने हिंदू संस्कृति और उसके मान्यताओं को रखना चाहता है। अगले हफ्ते और किसी हस्ती के साथ मिलेंगे, तब के लिए नमस्कार, जय हिंद।